नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और इस वक्त की खबरों के साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। पश्चिम एशिया संघर्ष पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संसद में दिया बयान। कहा, हम पश्चिम एशिया में संवाद और कूटनीति के पक्षधर। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को बताया सर्वोपरि। संबंधित पक्षों से तनाव कम करने, संयम बरतने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का किया आह्वान। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में संग्राम। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार चर्चा के लिए है तैयार। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के अपग्रेडेशन को बताया जरूरी। शिक्षा व्यवस्था को अर्थव्यवस्था की वास्तविक जरूरतों से जोड़ने की प्रक्रिया पर दिया बल। पोस्ट बजट वेबिनार में कहा, एआई और ऑटोमेशन के क्षेत्र में भी करना होगा फोकस। दिल्ली शराब नीति मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर केजरीवाल सिसोदिया से मांगा जवाब। सीबीआई ने घोटाले से जुड़े सबूत होने का किया दावा। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शराब घोटाले को बताया आम आदमी पार्टी का आपराधिक षड्यंत्र। और पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग से मिला भाजपा का प्रतिनिधिमंडल। प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव की अपील। भाजपा ने संवेदनशील बूथों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर दिया बल। संवेदनशील बूथों पर केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संसद में पश्चिम एशिया की स्थिति पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया की स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं और सरकार का मानना है कि सभी मुद्दों के समाधान के लिए संवाद और विचार विमर्श किया जाना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति की भी बैठक हुई, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक गतिविधियों और खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा की समीक्षा की गई। Committee of Security (CCS) met on 1 March under the chairmanship of the Honorable Prime Minister. It was briefed on the airstrikes in Iran and the subsequent attacks in several Gulf countries. The CCS was concerned over the safety and security of the Indian community in the region. It also focused on the implications for regional security and for economic and commercial activities. The committee was apprised of difficulties faced by Indian travelers transiting the region and by students appearing for scheduled examinations in these countries. It directed all concerned ministries and departments to take appropriate measures to respond to these problems. Honorable Prime Minister continues to closely monitor emerging developments and relevant ministries are coordinating to ensure effective responses. और विदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और संबंधित मंत्रालय प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए समन्वय कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं पश्चिम एशिया के नेताओं से बात की। Throughout this period, government maintained close contact with relevant countries. Honorable Prime Minister himself has spoken to the President of UAE, the Amir of Qatar, the Crown Prince of Saudi Arabia, the Crown Prince of Kuwait, the King of Bahrain, the Sultan of Oman, the King of Jordan, and the Prime Minister of Israel. In each case, we received assurances that the well-being of the Indian community would be a priority for the host government. I have similarly been in close touch with my counterparts in these countries. Insofar as the United States is concerned, we have maintained regular contacts through diplomatic channels. और विदेश मंत्री ने संसद में बयान देते हुए कहा कि हमारे राष्ट्रीय हित हमेशा सर्वोपरि रहेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक लक्ष्य शामिल हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय उपभोक्ताओं का हित हमारे लिए हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता रहा है और आगे भी रहेगा।
Energy security, I also seek to address that particular concern. Government remains committed to ensuring that fully, taking into account availability, costs, and risks of the energy markets. For us, the interests of the Indian consumer has and will always be the overriding priority. Where required, Indian diplomacy has supported the endeavors of our energy enterprises in this volatile situation. और डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और काम करते हैं, जबकि कुछ हजार भारतीय ईरान में अध्ययन या रोजगार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय दूतावास ने तेहरान में फंसे कई भारतीय छात्रों को वापस लाने में मदद की है। That our diplomats are working hard to assist standard transit passengers in hubs like Dubai, Doha and Abu Dhabi. They have facilitated international border crossings for Indian nationals, including from UAE to Oman and from Qatar, Kuwait and Bahrain to Saudi Arabia. Wherever there has been a partial opening of airspace, we have approved and undertaken commercial flights, including non-scheduled flights, for the return of Indian passengers. Our estimate is that about 67,000 of our nationals have done so as a result. और डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत तनाव कम करने, संवाद और कूटनीति का पक्षधर है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के लिए भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे राष्ट्रीय हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। Let me conclude by highlighting the 3 guiding factors of our approach. 1. India is in favor of peace and urges a return to dialogue and diplomacy. We advocate de-escalation, restraint, and ensuring the safety of civilians. 2. The well-being and security of the Indian community in the region is our priority. We will continue to work with the governments of the region towards that end. And 3, our national interest, including energy security and trade flows, will always be paramount. लोकसभा में विपक्ष के हंगामे को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष को पता ही नहीं है कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो प्रस्ताव लेकर आया है, सत्ता पक्ष उस पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष उससे भाग रहा है। विपक्ष पार्टी खुद कंफ्यूजन में है। विपक्ष के लोगों को पता ही नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले तो वो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का एक नोटिस देता है और वो नोटिस पेंडिंग है। उस समय वो दूसरा नोटिस देते हैं फिर एडजॉर्नमेंट का। एक बेसिक डेकोरम होता है, संविधान का, इस सदन का रूल होते हैं। इन लोगों को कोई लेना देना नहीं इससे। जब स्पीकर के खिलाफ मोशन दिया, आप लोग ने नो कॉन्फिडेंस का रेजोल्यूशन दिया और जब हम लोग तैयार हैं चर्चा करने के लिए, दूसरा मोशन लेके आने का क्या मतलब है? और जो आप बिना मतलब जो आवाज यहाँ उठा रहे, विदेश मंत्री ने इतना सुंदर से, व्यापक रूप से, अच्छी तरह से जो वक्तव्य दिया है, आप लोग सुनते नहीं है। आप लोग को सुनना नहीं है। I have never seen such irresponsible opposition party in my lifetime. This opposition party does not understand the basic ethics of this house. और राज्यसभा के नेता सदन जेपी नड्डा ने आज विपक्ष को आड़े हाथों लिया। विपक्ष की चर्चा से भागने की आदत के कुछ उदाहरण जेपी नड्डा ने पेश किए और विपक्ष को आईना दिखाया। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि विपक्ष का जो व्यवहार है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। उसी तरीके से जब स्पेशल डिस्कशन रिगार्डिंग द इंडियाज एस्ट्रोनॉट अब्रॉड इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड क्रिटिकल रोल ऑफ द स्पेस प्रोग्राम विकसित भारत 2047 पर चर्चा हो रही थी 18 अगस्त 2025 को, तो ऑपोजिशन ने इस चर्चा में भाग लेने से अपने आप को अलग रखा। इन्होंने बहुत हल्ला किया, ऑपरेशन सिंदूर, जरा चर्चा करो, पहलगाम का अटैक। 16 घंटे डिबेट चली
और जब गृह मंत्री जी ने जवाब देने की बारी आई तो ये विपक्ष वॉकआउट करके चला गया। ये इनका रिकॉर्ड है, इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। बजट के बाद चौथे वेबिनार में प्रधानमंत्री शामिल हुए। ये वेबिनार सबका साथ सबका विकास इस मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसमें कई विशेषज्ञों ने भी भाग लिया और इस मसले पर प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को सामने रखते हुए शिक्षा पर भी अपने विचार रखे। देश में एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्राइज से जोड़ने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। यूनिवर्सिटी टाउनशिप जैसे नए मॉडल्स में हमारी इसी अप्रोच का प्रतिबिंब है। आज भारत एवीजीसी सेक्टर यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स को बढ़ावा दे रहा है। भारत इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। और साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करना सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने, उसे नए सिरे से विकसित करने के लिए संपूर्ण प्रयास का भी आह्वान किया। टूरिज्म और कल्चर रोजगार के नए अवसर बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब किसी स्थान पर टूरिज्म बढ़ता है तो उस स्थान या उस शहर की ब्रांडिंग भी बढ़ जाती है। इससे उस शहर का ओवरऑल डेवलपमेंट भी बहुत तेज हो जाता है। भारत में ऐसे ऐतिहासिक स्थलों की कोई कमी नहीं है, लेकिन लंबे समय तक टूरिज्म कुछ चुनिंदा स्थानों तक ही सीमित रह गया। अब हमें देश के कोने कोने में टूरिस्ट डेस्टिनेशन को नए सिरे से डेवलप करने पर फोकस कर रहे हैं। फिलहाल यहां वक्त एक ब्रेक का, देखते रहें टीडी न्यूज। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। और ब्रेक के बाद आने खबरों में, आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल और अन्य सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल वो सीबीआई जांच अधिकारी के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट की टिप्पणियों पर रोक लगाएगा। सीबीआई के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि वो इस सुनवाई में केजरीवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ ट्रायल शुरू करने की मांग नहीं कर रहे। हालांकि उन्होंने ये सुनिश्चित करने की अपील की कि निचली अदालत का फैसला प्रवर्तन निदेशालय के मामले पर असर न डाले। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले की विस्तृत सुनवाई करने का निर्णय लिया और निचली अदालत से पीएमएलए मामले में सुनवाई टालने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई अगले सोमवार को होगी और सीबीआई ने इस मामले में साजिश के सभी पहलुओं को साबित करने के लिए 164 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं, जिन्होंने बताया कि साजिश कैसे रची गई, रिश्वत किसे दी गई और किसके माध्यम से दी गई। सीबीआई ने यह भी दावा किया कि विजय नायर के संपर्क में 2 राजनीतिक दलों के नेता थे और उनके पास ईमेल और व्हाट्सएप चैट्स के पुख्ता प्रमाण हैं। सीबीआई ने कहा कि यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं है और उनके पास मामले को साबित करने के लिए ठोस सबूत हैं। तो दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और अदालत ने केजरीवाल और अन्य सभी को नोटिस जारी भी कर दिया है। अब इसे लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। वीरेंद्र सचदेवा से दूरदर्शन संवाददाता मोहित शुक्ला ने इस मुद्दे पर बातचीत की।
दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब मामले में नोटिस जारी किया है और साथ ही ये भी कहा है कि सीबीआई के खिलाफ जो टिप्पणियां की गई उस पे हाल फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। हमारे साथ वीरेंद्र सचदेवा जी हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली बीजेपी इकाई के। क्या माना जाए कि केजरीवाल की राह अभी उतनी आसान नहीं है जो जश्न मनाकर बताई और दिखाई जा रही थी? किसी भी अपराधी की राह कभी आसान नहीं होती। जो जश्न मनाया वो सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए था, पब्लिक को भ्रमित करने के लिए था। ट्रायल कोर्ट के निर्णय पर आज हाई कोर्ट में माननीय जांच एजेंसी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये एक आपराधिक षड्यंत्र था और षड्यंत्र कई हिस्सों में किया गया। उन्होंने डिजिटल एविडेंस की बात की, उन्होंने चैट्स के दिखाए, उन्होंने ईमेल का हवाला दिया। ये सब एविडेंस सीबीआई ने, जांच एजेंसी ने कोर्ट में सबमिट किए हुए हैं। अब उस निर्णय में कैसे वो नज़रअंदाज किए गए वो व्याख्या करने मेरा काम नहीं है, लेकिन ये तय है कि शराब घोटाला दिल्ली को कलंकित करने वाला आम आदमी पार्टी का आपराधिक षड्यंत्र था। कैसे अरविंद केजरीवाल मुंगटा रेड्डी से मिलते हैं, अरविंद केजरीवाल ने खुद माना है, ये जांच एजेंसी ने उसमें कबूलनामा दिया है। एक कमेटी बनाई जाती है शराब नीति पर राय लेने के लिए, जिसमें बहुत बड़े न्यायविद उसमें रखे जाते हैं, लेकिन जब शराब पॉलिसी बनाई जाती है तो उस रिपोर्ट को गायब कर दिया जाता है, उसका जिक्र ही नहीं है उस पॉलिसी को बनाते समय। और जब जांच एजेंसी जांच पड़ताल करती है तो वो फाइल मनीष सिसोदिया के पास से बरामद होती है। 2 मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रॉय हुए, मोबाइल फ़ोन ज़्यादा भी हुए, लेकिन उसके चैट्स हैं, ईमेल्स हैं, वो कंप्यूटर है जो फॉरेंसिक जांच में पाया गया कि हाँ इसमें ये सब ड्राफ्ट की गई है। मतलब कई सारे फ्लॉज हैं। ईडी वाला जो मामला चल रहा है उस पर भी कहा है कि जब तक फैसला ना दिया जाए, जब तक इस मामले में फैसला नहीं हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट को लग रहा है कि कुछ समथिंग इज फिशी। कोर्ट ने कहा है कि ईडी अपनी जांच जारी रखे, तो इसका संकेत तो सीधा है कि जो जांच ईडी कर रही है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, जो भी लोग हैं उनके खिलाफ, वो अपनी जांच रखे। ट्रायल कोर्ट के आदेश का इस पर असर नहीं होगा, तो इसका संकेत आप समझिए। ठीक है, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप वीरेंद्र सचदेवा जी को सुन रहे हैं, जो लगातार ये कह रहे हैं कि अभी भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत तमाम जो इस मामले में आरोपी हैं उनकी राह इतनी आसान है नहीं जितनी की जल्दबाजी के जश्न में बताई और दिखाई समझाई गई। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनोज चोपड़ा के साथ मैं हुई शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और चुनाव आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी ने आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चुनाव संबंधी तैयारियों, व्यवस्थाओं और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर चुनाव आयोग के अधिकारियों ने राजनीतिक दलों के सुझावों को भी सुना और उन्हें भरोसा दिलाया कि आगामी चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को कोलकाता में भारतीय निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा ने चुनाव आयोग के समक्ष अपने कुछ अहम मांगें और सुझाव पेश किए हैं, जो पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों की निष्पक्षता, पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हैं। भाजपा ने सुझाव दिया है कि चुनाव केवल एक चरण में या अधिकतम 2 चरणों में आयोजित किए जाएं, जिससे चुनावी प्रक्रिया जल्दी और पारदर्शी तरीके से पूरी हो सके। भाजपा ने मांग की है कि पिछले 3 चुनावों में जिन अधिकारियों को चुनाव आयोग ने स्थानांतरित किया था, उन्हें फिर से विधानसभा चुनाव से पहले स्थानांतरित किया जाए ताकि निष्पक्षता बनी रहे। इसके अलावा जिन बूथों पर हिंसा हुई थी और जिन बूथों पर 85% या उससे अधिक मतदान हुआ, उन्हें संवेदनशील घोषित किया जाए और उनके लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाए। साथ ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की पर्याप्त संख्या में तैनाती हो और उन्हें स्थानीय पुलिस के प्रभाव से भी मुक्त रखा जाए। इसके अलावा सीएपीएफ नोडल अधिकारी को यह निर्देश दिया जाए कि वे स्थानीय लोगों से किसी भी प्रकार की मेहमान नवाजी स्वीकार ना करें, जैसा कि पिछले चुनावों में देखा गया था। भाजपा ने मांग की कि मतदान के दौरान पोलिंग एजेंट्स को मतदान कक्ष के बाहर बैठने की व्यवस्था की जाए ताकि वे चुनावी प्रक्रिया में दखल ना डाल सके। हरियाणा महिला कांग्रेस की महासचिव के पति गौरव कुमार ने कांग्रेस नेताओं पर टिकट के बदले करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। गौरव कुमार का दावा है कि उन्होंने अपनी पत्नी को विधानसभा चुनाव का टिकट दिलाने के बदले कांग्रेस नेताओं को करोड़ों रुपए दिए, लेकिन इसके बावजूद उनकी पत्नी को टिकट नहीं दिया गया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि उनके पास मौजूद मोबाइल चैट्स में कई बड़े नेताओं ने पैसे लेने की बात खुद स्वीकार की है।
गौरव ने फिलहाल केवल 3 से 4 नेताओं के नामों का खुलासा किया है, लेकिन उन्होंने आने वाले समय में और भी नामों को उजागर करने की चेतावनी दी है। इस मामले को लेकर उन्होंने सीधे राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि वो उन्हें पार्टी के भीतर चल रहे भ्रष्टाचार का असली आईना दिखाएंगे। कबूल किया हुआ है, हाँ मैंने पैसे लिए हैं, और ये तो सिर्फ 3-4 नेता के नाम मैंने लिए हैं, और अभी तो ऐसे बहुत से नेता हैं। अगर कांग्रेस हाईकमान अब भी जाग गया, मैं वर्तमान में उनको एक खुली चुनौती दे रहा हूँ राहुल जी को। आप प्रधानमंत्री से बोलते हो मोदी जी से कि 5 मिनट दो, आप 5 मिनट मुझे मेरे परिवार को दो। आपको शीशा मैं दिखाता हूँ कि आपके घर में आपके शीर्ष नेतृत्व जिनके हाथ में आपने सब कुछ छोड़ रखा है, वो आपके साथ क्या कर रहा है। या तो वो आपके साथ गलत कर रहा है या फिर आप ही गलत करवा रहे हो, ये क्लियर है। और इस पूरे विवाद के बीच गौरव कुमार की पत्नी ने अपनी उपेक्षा और धोखे का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि वो एक शहीद की बेटी और दलित समुदाय से आती हैं, फिर भी उनके साथ अन्याय हुआ। उनके परिवार का कांग्रेस के साथ 56 वर्ष पुराना नाता रहा है, लेकिन टिकट के नाम पर हाईकमान ने उन्हें केवल झूठे आश्वासन दिए। मैंने 12 दिन पहले इस्तीफा दे दिया था, जो अभी तक मंजूर नहीं हुआ है। मैं दलित समाज से आती हूँ, मैं शहीद की बेटी हूँ, और मेरा परिवार 56 सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। हमने करोड़ों रुपए दिए, साथ ही हमें बावल की विधानसभा की टिकट के लिए बोला गया और झूठा आश्वासन दिया गया। उसके साथ साथ आप ये बात भी देखें कि जितने भी ये लोग हैं सब एमएलएज के बच्चे हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि राजा का बेटा राजा। जब राजा का बेटा ही राजा रहना है तो फिर आप कार्यकर्ताओं को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? मैं कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से बोलती हूं, जिन्होंने पैसे लिए हैं, चाहे वो कैश से लिए हैं चाहे वो अकाउंट में लिए हैं, वो हमें पैसे दें और दिलवाएं। इंडिया जापान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्डियन 2026 का 7वां संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ। ये सालाना एक्सरसाइज इंडिया जापान डिफेंस कोऑपरेशन का अहम हिस्सा है और साझा रक्षा चुनौतियों और वैश्विक आतंकवाद के बदलते माहौल को देखते हुए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। कल क्लोजिंग सेरेमनी हुई, जो इंडियन आर्मी और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच इंटेंसिव जॉइंट ट्रेनिंग के सफल समापन को दिखाती है। एक्सरसाइज के दौरान दोनों सेनाओं के सैनिकों ने इंटरऑपरेबिलिटी को मजबूत करने और जॉइंट ऑपरेशनल क्षमता को बढ़ाने के लिए एक साथ ट्रेनिंग की। हालात की जानकारी, तालमेल और ऑपरेशनल असर को बढ़ाने के लिए ड्रोन समेत मॉडर्न सर्विलांस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। देश में विमानन क्षेत्र को तेजी से विस्तार देने की दिशा में सरकार बड़ी योजना पर काम कर रही है। राज्यसभा में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापुर राममोहन नायडू ने बताया कि विमानन के क्षेत्र में सरकार की एक विकसित भारत संकल्पना के तहत विस्तारवादी योजना है, जिसमें अगले 5 सालों में 50 और नए एयरपोर्ट्स खोले जाएंगे, जबकि अगले दशकों में देश में एयरपोर्ट्स की संख्या 350 करने का लक्ष्य है। इसके साथ ही एविएशन सेक्टर भारत में तेजी से वृद्धि करने वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में विस्तार करने के लिए सरकार वाटर बॉडीज के ऊपर प्लेन उतारने की योजनाओं को बढ़ावा दे रही है, जिसके अंतर्गत सी प्लेन विमान को देश में जल्दी ही उतारा जाएगा और इसके लिए डीजीसीए अपने नियम में बदलाव कर रहा है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर सेवा विस्तार को भी सरकार आगे बढ़ा रही है। Our civil aviation stands out as the fastest growing and continues to grow for the next 20 years. And it is with that vision we have expanded on the airports. The number of aircrafts in our airspace have also doubled. The number of passengers have also doubled. Plan for the future is that in the next 5 years we want to have 50 more airports. And in the next 20 years we want to have another 200 more airports. So our overall tally of airports reaches up to 350. And then we have 3 different sectors also that we are seeing. One is the regular airport operations. Then we have the seaplane operations, which we are also going to start very soon. We have changed the guidelines to make it much more easier for us to have seaplane operations in the country. And the third sector that we are actively pursuing is to improve the helicopter operations. और बात खेल जगत की, यहाँ पे बात क्रिकेट की। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की जीत के दौरान कई नए कीर्तिमान बने। भारत लगातार 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली और अपने घर में T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन गई है। वहीं भारत ने न्यूजीलैंड को पहली बार T20 विश्व कप में मात दी।
इस मैच में बने कुछ और रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं और इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।